हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि देखिए, आप लोगों को पता होगा कि आज का जो हम लोगों का सेशन चलने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त चलने वाला है। और मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी चीज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सारा का सारा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ भी चीज़ मैं आउट ऑफ नहीं दे रहा हूँ, ना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। नॉलेज की तो कोई बात ही नहीं है, बट जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को जैसे आप रिवाइज कर रहे हैं तो स्पीड मोड में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें नॉर्मल में जैसे चलता है, आराम आराम चलता है, तो आप स्पीड नॉर्मल डबल कर सकते हैं, 1.25 कर सकते हैं, 1.50 कर सकते हैं, ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो जाए बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो देखो भाई, आज का जो हमारा सेशन था, जो मैंने आज आपसे वादा किया था, वही इस पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्या वादा किया था भाई मैंने यही कहा था कि आप लोगों को पढ़ाऊंगा नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी संख्याओं का विभाजन। संख्याएं किस कौन कौन से संख्याएं होती हैं, कौन कौन से संख्याएं नहीं होती हैं। फिर दूसरी बात मैंने बताया था, मैंने कहा था भाई मैंने भाजकों की संख्या क्या पढ़ाऊंगा, मैं भाजकों की संख्या पढ़ाऊंगा। फिर लास्ट में मैंने कहा था कि आप लोगों को पढ़ाऊंगा शून्यकों की संख्या। किसकी? शून्यकों की संख्या। अगर समय मिला तो आप लोगों का सहयोग रहा तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी मैं क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ठीक है, अब देखो चलते हम लोग, जो नंबर सिस्टम था हम लोगों का, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, संख्याओं का विभाजन। देखो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले, हाँ जी, कोई लैग तो नहीं आ रहा? लैग नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। संख्याओं के विभाजन के लिए सबसे पहली बात मैं आपको एक धीरे से बात बता दे रहा हूँ। संख्याओं का विभाजन हम जो करते हैं, इसमें आप लोग कई प्रकार से कर सकते हो। संख्याएं, अगर मैं देखो, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, चीज़ों को समझिएगा। जो संख्याएं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो आपकी होती हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक यानी रियल नंबर, और दूसरा हमारे पास होती है काल्पनिक, यानी कि बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर्स। यानी नंबर्स आपके कितने प्रकार के होते हैं? एक तो आपका क्या हो गया, काल्पनिक नंबर। आपका क्या हो गया, एक आपका वास्तविक संख्या, दूसरा आपका क्या हो गया, काल्पनिक संख्या। 2 प्रकार की आपकी संख्याएं हो गई। ठीक है, दिख रहा है ना? यस, ओके, कोई बात नहीं, दिख रहा है। इसमें क्या कह रहा है, एक वास्तविक संख्या हो गई, दूसरी आपकी क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई, है ना? वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक ही लैंग्वेज में एक ही बार में चीजें बताऊंगा। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का मतलब होता है कि जिसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, वही आपकी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, वे आपकी क्या होती हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, वही आपकी वास्तविक संख्या। और जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, ठीक है, वे हमारी क्या कहलाती हैं, आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। देखिए, अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर क्या होता है, संख्या रेखा क्या होता है, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, यह आपका संख्या रेखा यानी नंबर लाइन होता है। इनफाइनाइट, -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट, ये आपकी क्या होती है, एक संख्या रेखा होती है। इस संख्या रेखा पर जिन जिन नंबर को, जिन जिन संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, √2 को भी, √3 को भी, √5 को भी, है ना, 3/2 को भी, जितने भी सारे नंबर हैं, अगर इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसका मतलब दिस इज अ रियल नंबर।
जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता वे हमारी इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब समझ गए। मैं सीधे सीधे बात करूं या आप ऐसा समझ लो, जैसे हमारे सामने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ -5, ये हमारी यानी अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की वैल्यू दे रखी है वह आपकी काल्पनिक संख्या है, वह आपकी क्या है, काल्पनिक संख्या है। और जो आपका इनके अलावा और जितने भी सारे के सारे नंबर है वो क्या है, रियल नंबर। ठीक, बात समझ में आ गई। मैंने यहाँ पर इसको 5i लिख दिया, इसका मतलब ये भी क्या है, i का मतलब होता है यहाँ पर आयोटा, i इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, दिस इज आयोटा। यानी यहाँ से एक बात आपको समझ में आएगी, वास्तविक संख्या का मतलब है जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, और काल्पनिक संख्या का मतलब है जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, वह आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, वह आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो दूसरी बात यहाँ से क्या शुरू करते हैं। अब दूसरा अगर हमें समझने की है, मतलब अगर मैं जिसका स्क्वायर करने पर मुझे निगेटिव वैल्यू मिले, क्या मिले, निगेटिव वैल्यू मिले, तो वह आपकी काल्पनिक संख्या, और जिसका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले वह आपकी क्या होती है, वास्तविक संख्या। सीधे सीधी बात आप समझ लो, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया -4, क्या लिख दिया यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4, दिस इज ए इमेजिनरी नंबर। क्यों, क्योंकि एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जिसको पुट करने पर क्या आ जाए, -4 आ जाए। कोई भी वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर में, सब माइनस का रखो या प्लस का रखो तो क्या कर देगा, प्लस करके देगा। बट यहाँ पर लिखा क्या है, माइनस, तो यानी यहाँ पर हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा, दिस इज इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर जो आई लिखा है, आई का मतलब क्या होता है, आयोटा। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब देखो आगे हम बात करने वाले हैं। हमने दो भागों में इनको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दो भागों में क्या कर दिया, इनको तोड़ दिया। ठीक है, दो भागों में इनको हमने तोड़ दिया। अब आगे क्या होता है, ये वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या तो टूट गई। अब जब इन दो संख्याओं की, इसको रेज कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब जब इन दोनों नंबर को आपस में क्या कर दिया जाता है, मैच कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो एक नंबर मिल के आती है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, इनका जो फॉर्म होता है a + ib, ए का मतलब रियल पार्ट और इसका मतलब हो गया इमेजिनरी पार्ट यानी काल्पनिक भाग। ठीक है, अब देखो आगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं संख्याओं का। अगर यहाँ पर अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर चलते हैं भाई, वास्तविक संख्या के ऊपर चलते हैं। रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। रियल नंबर आपका क्या कहता है, चीजों को समझिएगा। इसको दो भागों में मैंने डिवाइड किया, एक आपका होता है परिमेय, ठीक, एक होता है परिमेय और दूसरा आपका क्या होता है, अपरिमेय। ये दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं, ये दो ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। ये दो प्रकार की संख्याओं में एक आपके पूर्णांक होते हैं, दूसरे आपके क्या होते हैं, डेसिमल फॉर्म के होते हैं। अभी आगे हम चर्चा करेंगे, दशमलव संख्याएं होती हैं। रियल नंबर, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया इरेशनल, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्या और दूसरी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। इतनी हमारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई। यहाँ पर तो किसी कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे चलते हैं। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, P/Q के रूप को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं, परिमेय संख्या किस फॉर्म में, P/Q के रूप। बट यहां पर क्या होना चाहिए, P तथा Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हो
तथा यहाँ पर एक कंडीशन आती है q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। जो q है किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आगे बात, अब आपसे सिंपल सी बात है, जिसको p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वही क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी p अपान q का मतलब हो गया अंश बटा हर। क्या हो गया? अंश बटा हर। जिसको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वह आपके क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती। कोई डाउट किसी को? चलिए, यहां से हमने यहां पर एक वर्ड लिखा है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? अपूर्णांक, इन चीजों को थोड़ा सा आप अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा। परमेय संख्या का मतलब p अपान q के रूप में कहते हैं, जिसमें p तथा q दोनों क्या है? पूर्णांक हो, तथा q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अपरमेय संख्या का मतलब होता है, इरेशनल नंबर का मतलब होता है जिसे p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वह आपकी क्या कहलाती है? अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर कहलाती है। आगे चले, आगे देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। यहां पर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, चीजों को समझिएगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है पूर्णांक, तो यानी रियल नंबर ही एक क्या है? पूर्णांक भी है, और रियल नंबर के अंतर्गत ही आपके डेसिमल आते हैं। आपके एग्जाम में केवल और केवल रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे के सारे। देखिएगा, ये रियल नंबर को दो कैटेगरीज में मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। इसकी जो पहली कैटेगरीज यहाँ पर मैंने कह दिया, एक आपका होता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स, एक होता है पूर्णांक यानी इंटीजर्स। दूसरा आपका होता है, यानी एक पूर्णांक यानी इंटीजर्स, दूसरा आपका होता है डेसिमल यानी दशमलव। क्या कहलाते हैं? डेसिमल यानी दशमलव कहलाते हैं पूर्णांक। चीजों को समझिएगा, पूर्णांक क्या होती है? मैं एक सेट लिख रहा हूँ, इस सेट को हमेशा ध्यान दीजिएगा। इस सेट के अलावा जितने भी नंबर हैं, सारे के सारे नंबर डेसिमल यानी दशमलव संख्या कहलाते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? जैसे हमारे सामने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। -1, -2, -3, -4 डैश डैश माइनस इनफाइनाइट। इन सब सेट के अलावा जितने भी संख्याएं हैं, यानी काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इन सब संख्या के अलावा जितने भी नंबर हैं, सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? दशमलव संख्या कहलाती हैं। कैसी संख्या कहलाती हैं? दशमलव संख्या कहलाती हैं। केवल और केवल यही नंबर जो आपके सामने दिख रहे हैं, यही केवल और केवल पूर्णांक हैं। बाकी सारे जितने भी नंबर है वह आपके क्या है? दशमलव यानी डेसिमल है। ठीक है, चलो लेंथ ज्यादा नहीं जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा डेसिमल, तीनों चीजें हम लोग खत्म करके रखेंगे। कौन सा? नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर भाजकों की संख्या, भाजकों का योगफल, और दूसरी आपकी क्या बात थी लास्ट में? शून्यकों की संख्या। तीनों खत्म करेंगे। भले ही आपका जो लेक्चर है थोड़ा सा लेंदी पड़ जाए, बड़ी हो जाए, पर लेकिन आपको एडजस्ट करना है। तीनों चीजें क्या करना है? सीखना है। डेसिमल, आपने कहा सर डेसिमल, डेसिमल को हम 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। चीजों को इंक्लूड करिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूं। डेसिमल का मतलब होता है, पहला आपका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जिसे बोलते हैं शांत दशमलव। दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, जिसे बोलते हैं अशांत तथा अशांत लेकिन पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति दशमलव। अब इन चीजों के विषय में एक एक हम करके डिस्क्राइब करेंगे। चीजों को समझिएगा, कहीं पर आप लोगों को दिक्कत हो तुरंत कमेंट सेशन बॉक्स में कमेंट करिएगा। तीसरा आपका होता है, चीजों को समझिएगा, दिख रहा है ना नीचे? हाँ, आ रहा है डाटा, यस। नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब चीज़ों को बड़े गौर से समझना है। थोड़ा सा मैं एक बार देख लूँ कैमरे में क्लियर आ रही हैं चीज़ें। हाँ ठीक, सारी की सारी क्लियर आ। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है भाई। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता है भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, बहुत अच्छे से समझना है। इस सेक्शन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, मैं फिर अब बात की यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया, चल पॉज करके एक एक चीज लिखना है। जिन्होंने ये सारी चीजें नहीं पढ़ रखी हैं कोई बात नहीं, देख लीजिए, रिवाइज हो जाएगा। जिन्होंने, जो लोग पढ़ चुके हैं वे रिवाइज करें, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको नोट कर लें, आपके एग्जाम में पक्का आना है। ठीक है। शांत दशमलव का मतलब क्या होता है? शांत दशमलव का मतलब होता है कि दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो जाना, रुक जाना। दशमलव लगा है, दशमलव के 2 अंक बाद क्या हो गया, रुक गए, ये शांत हो गए। यानी दशमलव के कुछ अंक बाद रुक जाना, शांत दशमलव। दशमलव के बाद चलते रहना, उसका अंत ना मालूम चले, इसका मतलब क्या हो गया भैया, वो वह आपका हो गया अशांत दशमलव, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, यानी वो चल रहा है। बट यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, दशमलव के बाद चल तो रहा है, बट आपका रिपीट हो रहा है। जैसे 0.777 डैश डैश, इसको हम लिख देते हैं 0.7 बार। यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। 0.777 लिखा है, इसका मतलब 0.7 बार, 7 बार। इसका मतलब क्या है? डैश 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 0.7, ऊपर क्या लिखा है? बार। बार का मतलब है 7 बार, बार क्या है? रिपीटेड वैल्यू है। अब दूसरी बात यहाँ पर एक एग्जाम 0.636363, इसका मतलब है 0.63 बार। ठीक, ये रिपीटेड है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, बट नॉन रिपीटिंग का मतलब है ना तो भैया इसका कोई अंत है, ना तो इसमें कोई रिपीटिंग वैल्यू है। जैसे इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू होती है, यानी स्क्वायर रूट यानी पाई की जो वैल्यू होती है, और जो यहाँ पर जीरो मैंने लिख दिया 0.73216453 डेड डैश 1, कुछ भी यहाँ पर वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, दशमलव के बाद चलती चली जा रही है, इसका कोई भी अंत नहीं है। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से मतलब क्या, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल को यहाँ पर समझिएगा, जो ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं 334/100 लिख सकता हूँ, यानी आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये लिखा है 0.7 बार का मतलब है 7/9। मैं इसको आप लोगों को कहाँ पर पढ़ाऊंगा? ये मैं पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन में, कि बार जैसे ही हटाते हैं तो हमारा नीचे 9 कैसे आ जाता है। एक अंक के ऊपर लिखा है तो 7/9 हो जाएगा। 2 अंक के ऊपर लिखा है तो 63 लिख देना है, 2 9 बढ़ा देना है। अगर 1 2 1 3 5 लिखा है दशमलव के बाद, 1 3 5 के ऊपर लगा है, तो इसका मतलब है 1 3 5 और नीचे कितने 9 बढ़ा देना, 1 2 और 3। क्लियर हो गई बात? ये होता है। क्या मैं इसको P/Q के रूप में कह सकता हूँ? बिल्कुल सही। तो यहां से एक आपकी कंडीशन क्या बनी, ये दोनों संख्याएं आपकी क्या होती हैं? रेशनल नंबर। जो अभी परमेय संख्या पढ़ा है ना आपको, परमेय और अपरमेय। परमेय के अंतर्गत ये 2 कंडीशन होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और थर्ड हमारी कंडीशन होती है यहाँ पर, यानी रियल नंबर को रियल में, वास्तव में ये 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हीं 2 भागों के भाग हैं, एक आपका पूर्णांक हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया? इंटीजर हो गई। ये आपके पूर्णांक भी क्या होते हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। डेसिमल के अंतर्गत, डेसिमल संख्याओं के अंतर्गत ये 2 नंबर बस आपके क्या होते हैं? परमेय संख्या होती हैं। और ये आपकी क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपकी इर्रेशनल नंबर होती है, अपरमेय संख्या। इर्रेशनल नंबर्स यानी अपरमेय संख्याएं होती। बात समझ में आ गई? यानी कुल मिला के कह सकते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, बट आपकी क्या पुनरावृत्ति वाले जितने दशमलव होते हैं, ये दोनों आपके क्या होते हैं? परमेय संख्याएं होती हैं, जिनकी आवृत्ति बार बार नहीं होती। जैसे √3 √2 √5, ये क्या होती? अपरमेय संख्याएं होती हैं।
अब आप यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा जा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ले लो भाई, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होना चाहिए 1%, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो इसको रेस्ट कर देते हैं यार, ज़्यादा लेंथ तो नहीं जा रही। चलो 20 मिनट में आपका ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इंटीजर्स मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर समझिएगा, चीज़ों को एक एक समझना, इंक्लूड करते। अब यहाँ पर डाटा को आपको, जैसे मैंने इसमें इंटीजर्स फॉर्म में इनको क्या कर दिया, पूर्णांक, जो पूर्णांक आपके होते हैं, पूर्णांक को मैंने, जो पूर्णांक होते हैं इनको दो प्रकार में डिवाइड कर दिया। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, दूसरे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तीन भागों, एक जीरो होता है, ना तो नेगेटिव होता है ना तो आपका क्या होता है पॉजिटिव। एक आपका -1, -2, -3, फिर 1 2 3 4। ये आपका जो जीरो होता है ना धनात्मक होता है और ना आपका ऋणात्मक होता है, ये कंडीशन इसमें होती है। अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव नंबर की बात करूँ, किस नंबर की बात करूँ, भाज्य संख्या, इसमें आपकी भाज्य संख्याएं भी हैं, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है, चीजों को समझिएगा, पहले सम विषम समझ लीजिए। सम संख्याएं और विषम संख्या, यहाँ पर आपको दो डाटा, एक मिलेगा, एक वर्ड आपको यूज मिलेगा सम संख्या, और दूसरा डाटा आपको मिलेगा विषम संख्या। सम संख्या का मतलब ये है कि सम संख्या आपके क्या हो सकती है, 0 2 4 6 8, ये भी सारी चीजें आपकी क्या सम संख्याएं। क्या माइनस की सम संख्याएं हैं? इसका मतलब जो 2 से कट जाए वही सारी की सारी क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। यानी -2 -3 -2 -4 -6 -8, ये भी क्या है, सम संख्याएं हैं। विषम संख्या 1 2 3 4 3 5 7 9, जो 2 से विभाजित न हो वो क्या कहलाती है, विषम संख्या। ये नेगेटिव में भी होती है, किसमें होती हैं, नेगेटिव में भी विषम संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब यहां से आपको दो प्रकार की संख्याएं मैं बताता हूं। धनात्मक पूर्णांक में आपको दो प्रकार की संख्या मिलती हैं। कौन कौन से? एक आपको संख्या मिलेगी, समझिएगा, पूर्णांक के अंतर्गत एक तो जीरो हो गया, एक नेगेटिव नंबर हो गया, एक आपका धनात्मक पूर्णांक। तो जो आपका धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी तक क्वेश्चन यही बना, एक आपका होता है भाज्य संख्या, दूसरा आपका होता है अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। एक भाज्य हो गया, एक अभाज्य हो गया, दूसरा ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। भाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड किए जा सके, वही क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसे जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड किए जा सके वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जिनका केवल और केवल एक ही गुणनखंड किया जा सके, जैसे एक, वे आपकी क्या कहलाती हैं, वह आपकी संख्या कहलाती हैं, ना तो भाज्य होती हैं ना तो अभाज्य। जैसे आप काउंटिंग करते हैं, एक क्या भाज्य है, नहीं, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य। तब भाज्य की कंडीशन, भाज्य के लिए हमने देख लिए, समझेगा, सॉरी, भाज्य संख्याएं आपकी क्या होगी, 4 6 8 9 10। इससे सम और विषम से कोई मतलब नहीं। अभाज्य संख्या का मतलब है, समझिएगा, जैसे 2, एक तो काउंट ही नहीं होगी, ना तो भाज्य ना अभाज्य। 3 5 7 9 11, ये 13, 9 कट गया, एंड दैट डज सो। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4।
ये क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग के गुणनखंड का मतलब है, यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 4। इसके गुणनखंड 1 2 4 ही तो होंगे, 2 से अधिक हो गए, इससे 2 से अधिक हो गए, इसका मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। 4 क्या है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सॉरी 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। 4 आपकी सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है और समभाज्य संख्या भी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो बहुत जल्दबाजी में लोग 2 में मार देते हैं। भाज्य का मतलब है केवल और केवल 4। यहाँ पर अभाज्य से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अभाज्य सम संख्या, फिर बनता है छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, ये 3 क्या है? छोटी विषम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्या। फिर जो 3 5 7 हैं, ये क्या है? क्रमागत अभाज्य संख्या। मतलब इनके अलावा कोई भी नंबर ऐसे नहीं जो आपके क्रमागत और अभाज्य संख्याएं। इन्हीं को इंग्लिश में बोल देते हैं, ये भाज्य का मतलब कंपोजिट नंबर हो जाता है और यह अभाज्य का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड आता है सह अभाज्य, यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य का मतलब यह होता है कि दोनों संख्याओं के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने चाहिए। ऐसे 2 संख्या, देखिए यहां पर एक को प्राइम नंबर आ जाता है, मतलब मैंने लिख दिया 4 और 5, ये क्या है? सह अभाज्य। क्यों? क्योंकि इनका जो एचसीएफ है, को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ है सदैव कितना हो? 1 होगा। इन दोनों संख्याओं के बीच 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, वही आपकी क्या कहलाती है? सह अभाज्य कहलाती है। मैंने लिख दिया 3 और 5, ये क्या है? सह अभाज्य। जुड़वा अभाज्य भी, जुड़वा अभाज्य का मतलब वे सह अभाज्य संख्याएं जो दोनों क्या हो? अभाज्य हो, पहले भी अभाज्य हो, दूसरी भी अभाज्य। जैसे 3 और 5, इसको हम क्या बोलते हैं? जुड़वा अभाज्य भी बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? जुड़वा अभाज्य कहलाता है। तो आपको सह अभाज्य का मतलब ऐसे 2 संख्याएं जिनमें 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो आपकी सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जुड़वा अभाज्य का मतलब वे अभाज्य 2 अभाज्य संख्याएं जिनमें जो आपस में तो को प्राइम हो ही हो, बट साथ में वह क्या हो? प्राइम नंबर भी हो। ये आपके 3 और 5 दोनों क्या है? प्राइम नंबर भी हैं और आपस में को प्राइम भी है। ठीक, इसलिए इसको क्या बोलते थे? जुड़वा अभाज्य बोल देते। यहां से संख्याओं का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब यहाँ तो ये बताने की जरूरत नहीं कि सबसे छोटी आपकी देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9, अभाज्य सम संख्या 2, छोटी अभाज्य संख्या 2, छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, क्रमागत अभाज्य संख्या 3 5 और 7, जुड़वा अभाज्य। ठीक है, अब इसको रेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अगर आपसे क्वेश्चन आ गए, आप क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ज़्यादा लेंदी नई चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, सारी की सारी चीज़ें हमें क्या करना है? क्लियर करना है। यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, डाटा को समझिएगा। निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या नहीं है? परमेय संख्या कौन नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन आएगा? बी। क्यों? क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हैं। ये 22/7 पाई का मान जरूर होता है, बट ये पाई का मान अप्रॉक्स वैल्यू होती है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। इसलिए अंश और हर इसको P/Q के रूप में लिख दिया। दोनों आपके क्या है? पूर्णांक है, इसलिए यह परमेय संख्या, यह भी परमेय संख्या। केवल और केवल जो पाई है यह आपकी क्या है? अपरमेय संख्या है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हमने लिख दिया
इनमें से अपरमेय संख्या कौन है, परमेय संख्या कौन है? ठीक है, 6। ये आपकी कैसी है, अपरमेय नंबर। क्यों, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है अपरमेय संख्या, क्योंकि ये एक पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं तो इसको पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब होता है दो, दो आपकी क्या है, परमेय संख्या है। ये क्या हो गया, परमेय संख्या। 5 को नहीं लिख सकते, अपरमेय हो गया। ये भी क्या हो गया, अपरमेय हो गया। ठीक, 6 क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। इसको 6 अपान 1 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत? संख्याओं का विभाजन मैंने करा दिया। अब आप चलते हैं भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, भाजकों की संख्या। ठीक है, चलो ज़्यादा बड़ी लेंथ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों चीज़ें खत्म करके रहेंगे, पूरी की पूरी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। मैं बस ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में ज़रूर इसको भेज दीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल केवल और केवल मैं टेट के लिए दे रहा हूँ। सारे के सारे सब जगह टेट में पहुँचा दो। ठीक, अगर आपको इम्पोर्टेंट सही से बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें हैं ये, आपके एग्जाम में पक्का आनी है। भाजकों की संख्या ज्ञात, किसकी, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। डाटा को समझिएगा सब कुछ। भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कोई भी संख्या दी हुई हो उसके अभाज्य गुणनखंड कर, पहली कंडीशन। संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं, भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या में अभी समभाजक भी होंगे, विषम भाजक भी होंगे, सब कुछ होंगे। ठीक है, और भाजकों की संख्या अभाज्य गुणनखंड करते, पहली कंडीशन। अगर आपको यदि आपको भाजकों की संख्या निकालनी, भाजकों की संख्या निकालनी, मान लेते हैं कोई भी आपकी संख्या है, उसके अभाज्य गुणनखंड a की पावर p गुणे b की पावर q गुणे c की पावर r के फॉर्म के। तो हमेशा क्या करना है, भाजकों की संख्या निकालने के लिए घात में एक जोड़ देना है। घात क्या है, p+1, दूसरे वाले की है q+1 और तीसरे वाले की है r+1, और इनका आपस में क्या कर देना, गुणन कर देना है। यही आपकी आ जाएगी भाजकों की संख्या। अब दूसरा आ जाता है समभाजकों की संख्या। अभी एक बार में चीजें समझ लीजिए, बाकी फिर मैं बता देता हूं। समभाजकों की संख्या में जो भी अगर दो लिखा है, दो की घात में एक नहीं जोड़ते। एक एक चीज लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर आपसे कह देता है विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी, इसका मतलब है दो की घात को लिखते ही नहीं है। अब देखो, पहले भाजकों की संख्या बस निकालते हैं, योगफल वाली अलग कहानी है। मैं एक संख्या ले लेता हूं 24, यहां पर समझिएगा 24। आपने कहा सर 24 के गुणनखंड क्या होंगे, भाजकों की संख्या कितनी हो, कितने भाजक होंगे, यानी कितने गुणनखंड होंगे। यहां पर भाजकों की जगह अब वर्ड यूज होने लगा है गुणनखंड। ठीक, या नंबर ऑफ फैक्टर्स, भाजकों की संख्या। जब आप कहोगे सर 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, सॉरी 12 से कटेगा, और 24 से। कितने से कटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कटा। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, जो 24 लिखा है, 24 की घात समझिएगा, 24 के जब फैक्टर करिएगा, अभाज्य गुणनखंड,
अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं के घात के रूप में निकाल लेना है बस। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 11, ये सारी क्या होती है? 8 त्रिका 24, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8। ये भाई अभाज्य संख्याओं की घात में कर लेना है। किसकी संख्याओं में? अभाज्य संख्याओं की घात में। अब कह रहा है कि इनके भाजकों का क्या निकालना है? पहली चीज यहां पर इसी क्वेश्चन को देखिएगा, पहली कंडीशन में निकालो। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन कह रहे भाजकों की संख्या घात में 1 जोड़ दो। 3 + 1 गुणे कितना हो जाएगा? इसकी घात क्या है? 1, 1 + 1। आपने कहा सर 3 1 4, 1 1 2, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। पहली कंडीशन आ गई। कोई दिक्कत यहाँ पर? किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, 1% नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर डाटा को समझिएगा, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ओके गाइज, इसलिए इन चीज़ों को एक एक करके अपने माइंड में भेजे में क्या कर लेना है? आप लोगों को डाल लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात कह रहे हैं समभाजकों की संख्या में 2 की घात नहीं जोड़ते। क्यों नहीं जोड़ते? मेरी बात समझिएगा, मैं ये जो फैक्टर है इसको थोड़ा सा तोड़ना चाहता हूँ आपके समझाने के लिए, बट बाकी जो मैंने ये चीज़ें लिख दी है बस इसी से काम चल जाना। 2 की घात 0 लिखिए, मैक्सिमम पावर 3 है, तो 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3 तक गए आप। 3 की घात 0, 3 की घात 1, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। तो यहाँ पर कितने टर्म्स मिले? 1 2 3 4, इसलिए हम 4 लिख देते हैं। यहाँ पर 1 2 2 लिख देते हैं। इसलिए हम कह देते हैं डायरेक्ट कि घात में क्या जोड़ दीजिए? 1 जोड़ करके चीजों को क्या करिए? सॉल्व कर लीजिए। कि घात में 1 जोड़ दी। इस 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। अगर हम विषम संख्या का गुणा किसके साथ करेंगे? 1 के साथ करेंगे। अगर विषम संख्या का गुणा हम 1 के साथ करेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए समभाजकों या गुणनखंडों की संख्या। तो समभाजकों के लिए 2 को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 की घात में 1 नहीं जोड़ेंगे, 3 लिखा है, 3 लिखा है, 3 लिखा रहने दो। यहाँ पर आपका क्या लिखा? 1 1 1 प्लस क्या कर लीजिए? 2, तो कितना हो जाएगा? 3 गुणे 2 बराबर 6। आपसे पूछ ले विषम भाजकों की संख्या, हमने क्या बताया? विषम भाजकों की संख्या में 2 की घात नहीं लिखते। क्यों? अगर 2 रहेगा ही नहीं, 2 किसी तरह से इसमें शामिल ही नहीं होगा, तो केवल और केवल विषम ही तो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम विषम संख्या का गुणनफल विषम संख्या के साथ करते हैं, समझिएगा यहाँ पर डाटा लिख दे रहा हूं, अगर हम ऑड नंबर मल्टीप्लाई बाई ऑड नंबर करते हैं तो भैया ऑड ही मिलने वाला है। अगर हम इवन मल्टीप्लाई बाई ऑड करते हैं तो क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। डाटा को बहुत अच्छे से समझना है। तो पहले वाले में इवन चाहिए था तो ऑड को हटा दिया था, अब दूसरे वाले में ऑड चाहिए तो पूरी के पूरी इवन संख्या का हटा दो। इसका मतलब 2 की घात को नहीं लिखते, तो बचा क्या? 3 की घात 1 है, फिर 1 जोड़ दो, 1 1 2, यानी पूरे 8 भाजकों में से 6 आपके क्या हैं? समभाजक हैं और 2 आपके क्या हैं? विषम भाजक हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चले हम लोग, भाजकों की संख्या आप लोगों ने निकाल ली। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, चीजों को समझिएगा। एक क्वेश्चन यहीं पर इंक्लूड कर देते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए 50 का मतलब है 25 दूनी 50, 2 की घात 1 और 5 25। इसके भाजकों की संख्या चाहिए तो 1 जोड़ दो, घात में 1 क्या कर दो? जोड़ दो। 1 1 2 और 2 1 3, 3 दूनी कितना आ गया? 6। समभाजक चाहिए। समभाजकों की संख्या में 2 की घात में नहीं जोड़ते, तो 1 लिखा है, यहाँ पर 2 + 1 कर दो, 2 1 3, 3 करने 3 आ गए। विषम भाज 2 की घात को लिखते ही नहीं है, बचा क्या? जो नेक्स्ट संख्या है, तो 2 + 1 बराबर कितना हो गया? 3। ये आपके सारे के सारे क्या आ गए? यहाँ पर आंसर आ गए। कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं भाजकों के योगफल। किसके योगफल में? भाजकों के योगफल में। चीज यही करनी है जो मैंने अभी लिखा है, सेम टू सेम वही करना है। उसमें चूंकि ऐड कर देते हैं, योग कर देते हैं, इसमें हमें क्या करना है? इसमें सीधा सीधा चीजों को क्या कर देना है? लिख देना है, जिससे एनर्जी मिलती है हमें, है ना? इन सब चीजों को हम लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, वीडियो कहाँ तक पहुंच गया? कोई बात नहीं, अभी कुल समय हमारे पास, चीजों को समझते हुए सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है,
1 सेकंड में थोड़ा सा, हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार रेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिख दूंगा मैं यार। आपके प्यार के लिए इतना काफ़ी है, प्यार मिलता रहे आप लोगों का, स्नेह देते रहिए अपना ढेर सारा। स्नेह मुझे ऐसे नहीं दिखेगा, ऑनलाइन वाला सिस्टम है, मुझे लाइक करते रहिए और कमेंट अपने वहाँ से डालते रहिए ताकि थोड़ा सा स्नेह मिलता रहेगा, ठीक है। और ये गारंटी है 1 महीने में सारा का सारा सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ओके गाइस, देखिए भाई भाजकों के, अब देखो संख्या के अभाज्य गुणनखंड तो करते हैं, जैसे कह रहा है कि 24 के भाजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। आपने कहा सर 24 के भाजक कितने होंगे, भाई योगफल 24 24 36 30 30 10 40 10 50 50 50 5 55 1 56, यहाँ पर कितना आ गया, डाटा इनको जोड़ दो सबको, यही योगफल आ गए। हमें निकालना है एक बार में, 24 के अभाज्य गुणनखंड करो, 24 8 3 24, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। क्या करो इसके सर्वप्रथम जो मैंने डाटा इंक्लूड किया था, 2 की घात 0 से लिखो, इसके हाईएस्ट पावर तक जाओ, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इसको लो कहाँ से, 0 से कहाँ तक जाओ, हाईएस्ट पावर तक। योगफल निकालना, इनको क्या कर दो, सबको जोड़ो, हो गया काम। इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा, क्यों, फार्मूला आप लोग रटिए नहीं, बहुत सारी चीजें आपको अपने माइंड में ही रखनी है। यहाँ पर जो लिखा है 2 की घात 0 का मतलब कितना हो गया, 1, प्लस 2 की घात 1 का मतलब 2 हो गया। किसी की भी घात 0 हो, ध्यान दीजिएगा, किसी भी नंबर की घात 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8 हो गया, 3 की घात 0 का मतलब 1, 3 की घात 1 का मतलब 3, 8 4 12, 12 2 कितना हो गया 14, 8 2 10, 4 14 1 15 और 3 1 4, 15 चौको कितना हो गया 60 हो गया। भाजकों का योगफल कितना आ गया 60, यहाँ पर देखो भी 60 आया, 24 24 6 30 30 20 50, 4 3 7 2 9 1 10, 50 10 कितना हो गया 60 हो गया, 10 ये हो गया, और यहाँ पर 50 50 10 60, ऐसे जोड़ोगे तो 60 आएगा, ऐसे जोड़ोगे तो 60। ऐसे में आपका डाटा क्या हो सकता है, 1 2 ठो मिस हो सकता है, जिसके कारण आंसर आपका गलत आएगा और एग्जाम में समय लग जाएगा, ठीक। अब देखो मैं यहां से कहूं समभाजकों का योग, समभाजकों का योगफल, समभाजकों के योगफल में डाटा को बहुत अच्छे से समझना है। यहां पर जो लिखा है समभाजकों के योगफल में, चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चीजों को समझिएगा। अगर मैंने अभी जस्ट डाटा बताया कि समभाजकों के योगफल में हमें 2 की घात 1 को हटाना पड़ेगा, क्यों हटाएंगे, क्योंकि 1 आ गया, 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो विषम वाला विषम हो जाएगा, हमें केवल सम चाहिए, तो इसमें 2 की घात 0 को नहीं लिखते हैं। आपका बनेगा क्या, यही 24 का ही निकाल लेते हैं भाजकों के योगफल, 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 1 कितना, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ठीक। अब इसका मतलब 2 की घात 0 को नहीं लिखते हैं, तो बचा क्या, 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 1 प्लस 3, 3 1 कितना हो गया 4, 8 2 10 4 14, 14 चौक कितना हो गया 14 चौक 56, यानी समभाजकों का योगफल कितना आ गया 56 आ गया, कितना आ गया 56 आ गया। चीजों को समझिएगा, है ना। देखिए भाई, है ना, अब यहां से 56, अगर आपसे पूछ लेता है विषम भाजक, अगर मैं विषम चाहिए तो सम को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्या चाहिए, विषम भाजकों का योगफल, तो उसमें हम क्या करेंगे, विषम भाजकों के योगफल में से कुछ नहीं करना, 2 को हटा दो, बचा क्या, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 कितना, 3 करने 3 1 कितना हो गया 4, देखो 56 और 4 कितना हो गया 60,
योगफल में 2 को छोड़ देते, किसमें? विषम भाजक। ये हमारे रहे समभाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, भाजकों का योगफल, समभाजकों का योगफल, विषम भाजकों का योगफल। इसमें देखो अगर पूछ लेता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1 और 2। एक तो 2 हो गई, दूसरी कितनी हो गई? 3। कितनी है? 2 है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब इसमें 2 है कि 3 है कि 5 है कि 7 है, यही आपके क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, और इसमें अभाज्य गुणनखंड, जितने भी अभाज्य गुणनखंड है इनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं आता है। बाकी ऐसा नहीं कि पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है, बट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बात क्लियर हो गई भाई? चलो आगे चलते हैं। जो आज की हमारी लास्ट क्लास रहेगी शून्यकों की संख्या। ठीक है, क्या रहेगी? शून्यकों की संख्या। और कल के दिन नंबर सिस्टम का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। कल के दिन सारे के सारे जितने भी रूल्स हैं, जितनी भी सारी चीजें, कल सब कुछ खत्म कर दूंगा। सब कुछ खत्म कर दूंगा, चाहे 1 से 1.5 घंटा लग जाए। ठीक है भाई मेरे? देखो, कोई भी संख्याएं दी हुई हैं, उनके गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या आपसे पूछ लेता है, गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या क्या थी, तो आप करोगे क्या? हमको निकालना है शून्यकों की संख्या, तो निकाल लो भैया। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या का मतलब है शून्य कब आएंगे? जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक चीज आपको इंक्लूड कर देता हूँ। 1 गुणे 2 गुणे 3 कर 3 दूना 6, क्या जीरो आया? क्या नहीं आया? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 5 चौको 20, 23, 60 दूना 120, 120। कितना जीरो आया? 1। यानी जितना 5 और 2 का जोड़ा मिलेगा, एक जोड़ा मिला तो 1 जीरो, 2 जोड़ा मिलेंगे तो 2 जीरो, 3 जोड़े मिलेंगे तो 3 जीरो, 4 जोड़े मिलेंगे तो 4 जीरो। जितने 2 और 5 के जोड़े मिलेंगे, ठीक है, उतने ही आपके क्या आएंगे? जीरो आएंगे। तो सबसे पहले कोई भी संख्या यदि गुणनफल के रूप में देखी है, जैसे यहाँ पर लिखा है 25, यहाँ पर लिखा है 24 और लिखा है 50, के गुणनफल के अंत में कितने आपके क्या होंगे? शून्य होंगे। तो आपको करना क्या है कि जो भी संख्या लिखी हुई उनके गुणनखंड कर लीजिए और 2 और 5 के क्या निकाल लीजिए? जोड़े। इसका मतलब है 5 25, इसका मतलब है 8 त्रिका 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना? 3। 50 का मतलब है 10 बना 50, 5 दूना 25 दूना 50, ये 5 गुणे 5 गुणे 2। तो देखो 1 5 का 1 2 का जी जीरो, 1 2 का 1 मतलब कितना? एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, ये आपका तीसरा जोड़ा, और कहीं पर बन रहा है क्या? चौथा जोड़ा। 4 जोड़े बन रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंत में कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4। जितने 5 और 2 के आपके क्या होंगे? यानी ऐसे लिख लो, इनको चीजें नहीं समझ में आ रही। 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 5 की घात कितना है? 4। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 2 भी कितना है? 4 बार। इसका मतलब इनका कितना जोड़ा बनेगा? 4 जोड़ा बनेगा। जब 4 जोड़ा बनेगा तो लास्ट में कितने जीरो होंगे? 4 जीरो होंगे, 4 शून्य होंगे। बताओ क्लियर हो गई बात कि नहीं? इसमें कितने शून्य होंगे? इसमें 4 आपके शून्य होंगे। ठीक है, जितना जोड़ा बना उतने ही आपके क्या होने वाले हैं? शून्य होने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? अब दूसरी बात, डाटा को एक एक इंक्लूड करते हुए पढ़िएगा। फिर मैंने कहा जितने 5 और 2 के क्या बनेंगे? आपके जोड़े बनेंगे, उतने ही आपके शून्य होंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा, चीजों को समझिएगा। अब इसके पहले एक लिख लो फैक्टोरियल। कोई भी आपकी क्रमागत संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं भैया? अगर आपकी n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उसमें सबसे कम बार 5 आएगा और सबसे अधिक बार क्या आएगा? 2 आएगा। तो जितनी बार कम 5 कितनी? अगर 3 बार आया और 2 आपका 10 बार आया तो कितने जोड़े बनेंगे? 3 ही जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 3। जब 3 जोड़े बनेंगे, इसका मतलब हमें 5 की संख्या निकालना। तो किसी संख्या के गुणनफल में किसी नंबर की क्या निकालना? घात निकालना कि वह नंबर कितनी बार है। जैसे लिखा है फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। दिस इज फैक्टोरियल 10। अब कह रहा है इसके गुणनफल में कितने आपके क्या आएंगे? 5 आएंगे। तो 5 की संख्या निकालने के लिए जो 10 होता है, 10 में डायरेक्ट 5 का भाग दो, 5 2 9
10। अब 5 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, 0 बार गया। तो इसका मतलब है इसमें केवल और केवल कितनी बार 5 आएंगे? 5 2 बार आएगा। कितनी बार आएगा? यानी इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 का मतलब है, या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 50 फैक्टोरियल, दोनों क्या है? सेम बात। इसमें अगर हमें 5 की न्यूनतम घात निकालनी है, अधिकतम घात 5 कितनी बार आएगा? क्योंकि दो तो हमारे सिंपल सी है, इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहां तक है? 50 तक। इसका मतलब है यहाँ 5 की संख्या निकालनी है, तो इस 50 में 5 का भाग दे दो। 5 दहम 50, 5 दूनी 10। अब इसके आगे 5 से जाएगा नहीं क्योंकि छोटा है। टोटल कितने नंबर निकले? 10 और 2, तो कितना? 10 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 12। यानी इस 50 फैक्टोरियल 50 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे? अंत में 12 शून्य होंगे। अब कैसे होंगे? मैंने होंगे क्यों? क्योंकि भैया इसके गुणनफल में 5 कितनी बार आया है? 12 बार आया है। हो सकता है 2 अधिक बार आ सकता है, तो 2 आपका अधिक बार आएगा, तो केवल कितने जोड़े बनेंगे? 12 जोड़े बनेंगे। जितने जोड़े बनते हैं उतने ही आपके क्या होंगे? शून्य होंगे। मैंने पहले बता दिया, तो कितने शून्य होंगे? 12 शून्य होंगे। ठीक है, देखिए सारा का सारा फर्स्ट चीज है, एक एक चीज मैं इंक्लूड करके बता रहा हूँ। ठीक है भाई, आप लोगों को चीज़ों को समझना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, है ना। अब देखो आगे, देखो इसको रीच कर दें। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा। संख्या 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 डैश डैश गुणे 75 के गुणन फल के अंत में कितने शून्य होंगे? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इस पूरे डाटा का मतलब क्या? फैक्टोरियल 75 नहीं है, है ना। जब फैक्टोरियल 75 है तो डायरेक्ट हम क्या करें? 75 के ही 5 से भाग दे दें। 5 चौको 20, 55, 15 पना 75, फिर 5 से भाग दो, 5 3 15, फिर जाएगा नहीं, तो 15 3 कितना हो गया? 15 प्लस 3 बराबर कितना हो गया? 18। इसके भाजक में 5 कितनी बार आएगा? 18 बार आएगा। यानी इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? 18 शून्य होंगे। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताइए। अब आपसे पूछ लेता है फैक्टोरियल 500 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो फैक्टोरियल 500 की बात कर रहा है, तो आप सीधा फैक्टोरियल 500 में भाग दे दो। 5 का कितनी बार जाएगा? 100 बार। 5 का भाग दिया, 20 पंचे 100, 5 का भाग दिया, कितना आ जाएगा? 5 को 20। इसके आगे नहीं जा रहा, तो इनको जोड़ दो। कितना? 100 प्लस 20 प्लस 4, 120, यानी 124 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे? 124 शून्य आएंगे। क्लियर होगी बात। हमने शून्यकों की संख्या निकालना भी सीख लिया कि सबसे पहले हमें क्या निकालना, इसका मतलब फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल के हमें 5 की न्यूनतम घात निकालने के लिए 5 का क्या कर देते हैं? भाग देते हैं। जो भाग फल बचते हैं उन्हीं को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से अब क्वेश्चन ये बन सकता है, एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको चीजें बता रहा हूं, शून्यकों की संख्या गिनना। अब यहां से डाटा एक लिखा है, 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे डैश डैश 100 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे? अंत में कितने शून्य होंगे? चीजों को समझिएगा, बस इतना समझना। ये स्टार्टिंग इसकी कहां से हुई है? 11 से। अगर ये आपकी क्रमागत संख्याएं लिखी हुई होती हैं, यानी अगर इसकी स्टार्टिंग 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश डैश यहाँ पर 10 गुणे, फिर 11 गुणे 12 गुणे 13 गुणे डैश डैश, अगर ऐसा 100 लिखा होता तो इसका मतलब है डायरेक्ट फैक्टोरियल 100 है। दिस इज फैक्टोरियल 100। बट यहाँ पर ये चीज आपकी इंक्लूड नहीं है। इसको मैं अगर अपने से लिखता हूं तो इसी संख्या से क्या कर देना है? भाग देना है। कहां से? 1 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 4 डैश डैश कहाँ तक, गुणे 10 तक। अब बताओ इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इसमें फैक्टोरियल अब 100 हो गए। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या है, ऊपर लिखा है फैक्टोरियल 100, नीचे लिखा है फैक्टोरियल 10। नीचे क्या लिखा है, फैक्टोरियल 10। ठीक है, फैक्टोरियल 10 का मतलब आप चीजों को समझिएगा, फैक्टोरियल ऊपर 100 लिखा है, नीचे क्या लिखा है, फैक्टोरियल 10 लिखा है। तो 100, पहले आप 100 की वैल्यू निकाल लो। 100 में कितने शून्य होंगे भाई, 20 पंचे 100, 20 का भाग दे दो, 20 पंचे 100, 5 चौको 20, इतने आएंगे। नीचे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 बस आएंगे, 2 में अब 5 का भाग नहीं जा रहा, कितना बचा, 24/2। अब बताओ यहाँ पर 24 शून्य है और नीचे आपके 2 शून्य है। नीचे से 2 शून्य आप काट दो, यानी आपका लिखा है 2 शून्य काट दो तो ऊपर कितना बचा, केवल और केवल, जब ये 2 शून्य काट जाओ, मतलब ये लिखा है कहाँ तक, 24 बार तक। ठीक है, डाटा को समझिएगा, डाटा 24, यहाँ पर केवल 2 है, 1 2 शून्य कट गए तो कितने बचे यहाँ पर, 22 बचे। कितने बचे, 22। तो इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, 22 होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं। जितना हमें डाटा ऊपर चाहिए उतने डाटा से नीचे क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो और शून्यों की संख्या उन्हीं से काटो। ठीक है, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए, इसको कमेंट सेशन बॉक्स में सब लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा गलती होती है या मैं कहीं पर गलत लिख देता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ताकि मैं उस मैसेज को प्रिंट कर दूं कि भैया यहाँ पर ये चीज़ क्या है, गलत लिख गई है बाई मिस्टेक। पंद्रह गुणे 16 गुणे 17 गुणे डैश डैश यहाँ पर क्या लिख दिया, 75 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक, 150 के समभाजकों का योगफल बताओ। पाई निम्न में क्या है, निम्न में क्या है, परिमेय या अपरिमेय। अब आपको इतनी डाटा बताना है बस। ठीक है, बात क्लियर हो गई कि नहीं। चलिए गाइस, तो आज के लिए बस यहीं तक। ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इनको क्या करिएगा, लगा के लेकर आइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर चाहिए। मिलते हैं कल के दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब कल के दिन हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये हमारा हो गया। हम लोग पढ़ेंगे कुछ आपके योगफल पढ़ेंगे, क्रमागत संख्याओं के अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ेंगे, और अंश और हर वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंश में इतना जोड़ दिया जाता है, हर में इतना घटा दिया जाता है, भिन्न इतनी हो जाती है। ये इकाई के अंकों को बदलने पर बनी संख्या वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं कल के दिन। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।